हाय गाइस। तो आज के हमारे वीडियो में हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे ऑन क्वांट म्यूचुअल फंड्स और मेरे अकॉर्डिंग ये वीडियो हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। रीजन इज सिंपल, आज जिन भी म्यूचुअल फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियोज में रखे हुए हो उन म्यूचुअल फंड्स को आपने डिफरेंट रीजन की वजह से सिलेक्ट किया हो सकता है। जैसे कि किसी के पास रिटर्न्स के बेसिस पे आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की होगी, किसी एएमसी की रेपुटेशन के बेसिस पे आपने उसको सिलेक्ट किया हो सकता है, या फिर इवन उस फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल या स्ट्रेटेजी है उसके बेसिस पे आपने उसको चूज किया होगा। बट आज जो क्वांट के केस में हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर पिछले कुछ टाइम में एक के बाद एक सीरीज ऑफ कुछ नेगेटिव इवेंट्स इस फंड के साथ हुए हैं, ऐसा कल को आपके फंड के साथ भी हो सकता है। और इस केस में आपको यह पता होना चाहिए कि जिस म्यूचुअल फंड को आज अपने पोर्टफोलियोज में आपने रखा है, क्या उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल और स्ट्रेटेजी एक्चुअली में आपके लिए सही है या नहीं। और अगर कल को ऐसा कुछ आपके फंड के साथ भी होता है तो ऐसे में कैसे आप उसमें राइट डिसीजंस ले सकते हो, जिससे आप अपने उसमें रिस्क और अपने जो लॉसेस है उसको मिनिमाइज कर सकते हो। और इवन जो भी सारे लोग क्वांट पे इन्वेस्टेड भी हैं, उनको भी जो भी सारे क्वेश्चंस होंगे इस फंड की फ्यूचर से भी रिलेटेड, वो भी सारे आंसर्स आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जहां पर आज की इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जहां सबसे पहले हम समझेंगे दैट व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग विद दिस फंड, जिसमें इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को पहले हम समझेंगे, और फिर ये देखेंगे कि कैसे उसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ने इनको एक बैकफायर किया और कैसे सेबी के एक ऑर्डर से फर्दर इनके लिए प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ गई। सेकेंडली, हम इस फंड की जो करंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसको समझेंगे, बिकॉज क्वाइट रिसेंटली इस फंड के केस में एक अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिल रही है। तो हम देखेंगे कि क्या इनकी स्ट्रेटेजी में कोई चेंज आया है। और थर्डली, हम समझेंगे कि आपके फंड के केस में कौन कौन से ऐसे वो ट्रिगर पॉइंट्स है जो कि आपको देखने चाहिए, जो कि एक्चुअली आने वाले टाइम में आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इससे ऐसे इन्वेस्टर जो कि क्वांट में इन्वेस्टेड है उनको भी अपने कई सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पॉइंट। तो देखिए, अगर हम क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करें तो इस फंड हाउस ने मार्केट में बहुत ही कम टाइम में काफी जल्दी और काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है, स्पेशली अमंग रिटेल इन्वेस्टर्स। और इसके पीछे का प्राइमरी रीजन रहा है कि जिन डिफरेंट कैटेगरी में इनके फंड्स अवेलेबल हैं, उन सारी कैटेगरीज में उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसके चलते लास्ट कुछ सालों में ही इनका जो एयूएम है उसमें भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें देखने को मिली। बट जिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बेसिस पे इन्होंने इस लेवल की मार्केट में ग्रोथ प्रोजेक्ट की है, वही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आने वाले टाइम में इनके केस में इनको बैकफायर कर गई। अब देखिए, डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स की डिफरेंट तरह की स्ट्रेटेजीज होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें पराग पारिक का, तो उनका फोकस रहता है कि वो बेटर वैल्यूएशन में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, और उनमें अगर वो एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका स्ट्रेटेजी रहता है कि एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स अगर वो उसको होल्ड कर सकते हैं तभी वो उसमें एंटर होते हैं। इसके अगेंस्ट अदर दूसरे फंड्स का ये स्ट्रेटेजी हो सकता है कि वो ग्रोथ को ज्यादा फोकस करते हैं और वैल्यूएशन पे उतना ज्यादा फोकस ना करते हो। बट इसके अगेंस्ट अगर आप क्वांट के फंड्स की स्ट्रेटेजी देखोगे तो वो सिंपल थी। इनका प्राइमरी फोकस हमेशा से था कि ये हर एक डिफरेंट कैटेगरी में अपने इन्वेस्टर्स को एक ग्रेटर अल्फा जनरेट करके दे एज कम्पेयर टू मार्केट। और बिकॉज उनको पता था कि यही जो चीज है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, बिकॉज वो पास रिटर्न्स को सबसे ज्यादा देखते हैं, और यही इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया। जिसके चलते अदर फंड हाउसेस की तरह इन्होंने भी वैल्यूएशन और रिस्क एपिटाइट वगैरह के फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस तो दी, बट स्टिल इनका प्राइमरी फोकस रहता था बेटर रिटर्न्स जनरेट करना। इस वजह से इनके पोर्टफोलियो के स्ट्रक्चर में आपको 2 एक्शंस देखने को मिलते थे। पहला तो ये कि जो भी सारे स्टॉक से पिक करते थे उनके वैल्यूएशन और क्वालिटी पे तो ये फोकस करते थे, बट स्टिल सबसे इंपॉर्टेंट चीज में हमें देखने को मिलती थी कि उस स्टॉक में ऑलरेडी एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, जो कि ओवरऑल पोर्टफोलियो के जो रिटर्न है उसको सर्व कर सके। और ये भी देखा गया कि अगर एक क्वालिटी स्टॉक भी काफी लंबे टाइम तक कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं शो करता था तो उस केस में उसको जल्दी ही रिप्लेस भी कर दिया जाता था ऐसे स्टॉक से जो कि क्वालिटी वाइज अच्छा हो एंड अगेन एक अपवर्ड मोमेंटम शो कर रहा हो। जिस वजह से अगर आप देखो तो इनके पोर्टफोलियोज अराउंड द डिफरेंट इक्विटी स्कीम्स, उनके टर्नओवर रेशियोज भी अपनी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा थे, जो कि आप क्लियरली अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। और सेकेंडली, एक और जो चीज देखी गई कि इन हाई टर्नओवर के साथ साथ जिन भी स्टॉक्स में ये अपना एलोकेशन करते थे, यानी जो अपवर्ड मोमेंटम वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, उसमें ये अपना कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा हाई रखते थे। यानी उनके पूरे पोर्टफोलियोज में कई बार 40 और इवन 50 स्टॉक्स ही होते थे, जिसमें हर एक स्टॉक में इनको काफी ज्यादा ये वेटेज एक स्टॉक को देते थे। जिस वजह से जब तक वो स्टॉक काफी अच्छा अगर मोमेंटम दिखा रहा होता था तो उसके चलते पोर्टफोलियोज के ओवरऑल रिटर्न्स काफी अच्छे हो जाते थे। पर जैसे ही उस फंड के केस में अगर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आती थी तो उतना ही बड़ा वो बैकफायर का पॉइंट बनता था, जो कि इनका सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बना और पहला ट्रिगर पॉइंट बना, जिस वजह से इस फंड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुई। जहां पर इस फंड ने एक काफी सिग्निफिकेंट एलोकेशन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में कर रखा था, बिकॉज पास में इन कंपनीज ने काफी अच्छा मोमेंटम हमें शो किया था। बट इन्हीं अडानी ग्रुप की कंपनीज में जब हिंडनबर्ग वगैरह का सिनेरियो आया तो तब इनमें काफी बड़ा क्रैश हमें देखने को मिला। उस क्रैश के चलते बिकॉज इस फंड का एक सिग्निफिकेंट वेटेज होल्ड करती थी ये कंपनीज, तो ऐसे में इस फंड का जो ओवरऑल रिटर्न्स था वो भी इससे काफी ज्यादा इंपैक्टेड रहा, जो कि एक पहला नेगेटिव साइन बना इन्वेस्टर्स के लिए। इसी ड्यूरेशन में सेबी का एक ऑर्डर आता है जहां पर वो
क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लगाते हैं और इसके अराउंड उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। फ्रंट रनिंग का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर आपको किसी स्टॉक या कंपनी का कोई भी एक ऐसी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले से आइडिया होता है जो कि सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट डाल सकती है फ्यूचर में उस फंड या फिर उस स्टॉक की परफॉर्मेंस को लेकर, तो इसको हम फ्रंट रनिंग बोलते हैं और ये चीज इलीगल है और इसी के अकॉर्डिंग सेबी ने बोला कि वो इस फंड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये फर्दर एक नेगेटिव सेंटीमेंट इमर्ज करता है इन्वेस्टर्स के अमंग। अब इससे होता क्या है, कई सारे इन्वेस्टर्स इस फंड में जो इन्वेस्टेड थे वो अपने पैसों को विड्रॉ करना शुरू करते हैं। अब जब लार्ज नंबर में ये विड्रॉल्स आते हैं तो सेबी के रूल के अकॉर्डिंग फंड को उन सारे इन्वेस्टर्स को T+2 डेज में उनका पैसा भी वापस करना है। उसका मतलब है उन्हें अपने पोर्टफोलियोज के जो स्टॉक्स है उनको जल्दी से जल्दी लिक्विडेट करना है। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है, सोचिए अगर पोर्टफोलियो में उनको स्टॉक सेल करने हैं तो वो कौन से स्टॉक्स को सबसे पहले सेल करेंगे? ऐसे स्टॉक्स जिनमें कोई नेगेटिव न्यूज चल रही हो और उसके चलते वो ऑलरेडी फॉल हो रहे हो, उनको तो वो जल्दी लिक्विडेट कर नहीं सकते। रीजन इज सिंपल कि अगर वो ऑलरेडी स्टॉक्स फॉल हो रहे हैं तो उनमें अगर वो ज्यादा बड़े लेवल पर लिक्विडिटी का ट्राई करेंगे तो उसमें लोअर सर्किट लग जाएगा। तो फोर्सफुली उन्हें अपने पोर्टफोलियो के ऐसे स्टॉक्स को लिक्विडेट करना पड़ रहा था जो कि बेटर परफॉर्मेंस दे रहे थे और इसी वजह से उनमें बेटर लिक्विडिटी भी थी। तो ऐसे में अच्छे स्टॉक्स को उनको सेल करना पड़ा, जिसके चलते ओवरऑल पोर्टफोलियोज के रिटर्न्स को ये चीज और भी ज्यादा इंपैक्ट करती है। और फिर ऐसे ही इस पूरे सिनेरियो को एक रिपल इंपैक्ट पड़ा मार्केट पे, जहां पर इस तरीके की गिरते हुए रिटर्न्स को देख के ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने और भी ज्यादा फंड से एग्जिट करने की कोशिश करी। अब ध्यान रखिए ये सब तब हो रहा है जब सेबी ने अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द फ्रंट रनिंग केस उसको कंप्लीट नहीं किया है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जहां पर इस फंड के जो करंट डिफरेंट फंड्स चल रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि क्वाइट रिसेंटली इन फंड्स में मार्केट में रिकवरी भी काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। तो क्या इस पूरे सिनेरियो के बाद फंड ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसमें कोई चेंज लाया है? तो उसके लिए सबसे पहले हम फंड में जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है उसको देखेंगे। अगर इस फंड का अगर आप सबसे पहले कुछ बेसिक पैरामीटर्स देखो तो इस फंड का जो AUM है वो अराउंड 6,800 करोड़ का है। शार्प रेशियो की अगर आप बात करो जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बताता है तो वो कैटेगरी एवरेज से बेटर है 0.56% का, और बीटा इनका जो है वो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, यानी ज्यादा इनका जो फंड है वो अभी फ्लक्चुएट करता है। रीजन सिंपल सा है, अगर आप देखो तो कॉन्सेंट्रेशन यानी इनका जो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स अभी भी केवल 47 है, यानी काफी कम स्टॉक्स में अपना काफी ज्यादा एलोकेशन कर रखे हैं और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ये पोर्टफोलियो है, जिसमें टॉप 10 स्टॉक्स में ही इन्होंने 55.87% एलोकेशन कर रखा है, टॉप 5 स्टॉक्स में जिसमें से 36% एलोकेशन है, और ओवरऑल पोर्टफोलियो का 46% एलोकेशन केवल 3 सेक्टर्स में है। एसेट एलोकेशन अगर आप देखोगे तो इक्विटी में इन्होंने ऑलमोस्ट सारा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कोई भी ज्यादा ये होल्डिंग कैश में नहीं लिए है। इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है जो कि आपको एक काफी अच्छा आइडिया देगी, वो है इनका वेटेज ऑफ मार्केट कैप, जहां पर फ्लेक्सी कैप फंड होने के बावजूद यानी इनके पास पूरी इंडिपेंडेंस है, ये कितना भी एलोकेशन लार्ज मिड और स्मॉल कैप में कर सकते हैं, स्टिल इन्होंने 75% अपना एलोकेशन लार्ज कैप फंड में कर रखा है, केवल 15% मिड कैप में, और जो स्मॉल कैप है उनमें 7% कर रखा है। और यहाँ पर अगर आप इनकी टॉप होल्डिंग्स में भी देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ तो सबसे ज्यादा आपको वेटेज लार्ज कैप कंपनीज में ही देखने को मिलेगा। और ये क्यों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, जहां पर एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको शेयर करूंगा। पर इससे पहले इनके कुछ और दूसरे फंड का हम देख लेते हैं क्या क्या उनमें भी हमें सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे क्वांट के मिड कैप फंड को, तो इनके केस में भी इनका जो AUM है वो 8,000 करोड़ का है। सेम चीज आप देख सकते हो, शार्प रेशियो बेटर है कैटेगरी एवरेज से, और बीटा जो है वो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। कंसंट्रेशन में अगर आप देखोगे तो इसमें भी ओवरऑल फंड में केवल 40 स्टॉक्स है, जिनमें टॉप 10 स्टॉक्स में काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है 55% का, और टॉप 5 स्टॉक्स में 36% का एलोकेशन है। टॉप 3 सेक्टर्स में उन्होंने 37% लगा रखा है पैसा। इस फंड में भी ये 95% ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड है, यानी कैश काफी कम रखे हुए हैं। और इसमें भी अगर आप देखो तो अगर आप इसमें वेटेज बाय मार्केट कैप देखोगे तो मिड कैप के केस में एक फंड के लिए मैंडेटरी होता है कि एटलीस्ट 55% अपना पैसा जो मिड कैप फंड है उसी में लगाए। तो इसमें उन्होंने 58% पैसा अभी करंटली इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि पूरे ईयर के लिए रूल होता है, तो ये इसको अभी चेंज भी करेंगे। जहां पर लार्ज कैप कंपनीज में इन्होंने 11% पैसा लगाया हुआ है और स्मॉल कैप में काफी कम। अब इसमें भी देखने वाली बात यह है कि भले ही इन्होंने मिड कैप में इतना ज्यादा पैसा लगाया रखा है, फिर भी टाटा कम्युनिकेशन, IRB इंफ्रा और जो ऑरोबिंदो फार्मा जैसी कंपनीज है, ये मिड कैप और लार्ज कैप स्पेस में भी काफी स्टैब्लिश्ड कंपनीज है, यानी हायर रिटर्न्स के लिए जो कंपनी है वो काफी ज्यादा रिस्की कंपनी में पैसा नहीं लगाए हुए है। अदर देन दिस अगर आप इनका स्मॉल कैप का केस देखोगे तो सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। इस फंड में आपको AUM 30,000 करोड़ का देखने को मिलेगा, बिकॉज इनके स्मॉल कैप में इंडस्ट्री में पास में काफी बेटर रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं इनके कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में। इसका शार्प रेशियो आपको कैटेगरी एवरेज से ज्यादा देखने को मिल रहा है और इवन बीटा भी ज्यादा है। इसके केस में अगर आप देखोगे ना तो नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको 107 देखने को मिले, यानी क्या इसका मतलब है कि इन्होंने इसमें ज्यादा बेटर डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। तो देखिए इसको अगर आप थोड़ा डीप में देखोगे तब आपको पिक्चर ज्यादा बेटर समझ में आएगी। टॉप 10 स्टॉक्स में 38% एलोकेशन, टॉप 5% में अगेन 26% एलोकेशन, जो कि अगेन हमें दिखाता है कि कंसंट्रेशन ज्यादा है, और टॉप 3 सेक्टर्स में इनका 50% एलोकेशन है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि वेटेज वाइज मार्केट कैप इसमें जो रूल होता है कि क्वांट स्मॉल कैप अगर है तो स्मॉल कैप में एटलीस्ट 65% एलोकेशन करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट इन्होंने 65% एलोकेशन स्मॉल कैप में कर रखा है और बाकी सारा का सारा लार्ज कैप में कर रखा है, जहां पर मिड कैप में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट है। और एक और चीज आप देख सकते
सकते हो कि भले ही स्मॉल कैप में इन्होंने 65% एलोकेशन कर रखा है, बट बिकॉज हमको पता है कि राइट नाउ मार्केट में स्मॉल कैप के अराउंड काफी ज्यादा वैल्यूएशन कंसर्न चल रहे हैं, तो यहाँ एक चीज इंटरेस्टिंग देखने वाली है कि इनका अगर आप पोर्टफोलियो के हाईएस्ट वेटेज देखो तो वो लार्ज कैप कंपनीज में ही है, जैसे कि आरबीएल बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया और जियो फाइनेंशियल्स हो गया, और जो एजिस लॉजिस्टिक्स है, ये सारी काफी बड़ी कंपनीज हैं। यानी भले ही इन्होंने स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन ज्यादा कर रखा है, पर उस एलोकेशन को काफी सारी छोटी छोटी कंपनीज में डिवाइड कर रखा होगा, जिस वजह से इनके नंबर ऑफ स्टॉक्स की लिस्ट हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। बट वेटेज वाइज ये स्मॉल कैप में भी इवन अपना लार्ज कैप का ही वेटेज ज्यादा रखे हुए हैं। अब ये चीज इस फंड को कैसे हेल्प करेगी उसको आप इस डेटा से समझिए। ये डेटा आपको बताता है कि लास्ट 1 ईयर से लेके 15 ईयर्स तक मार्केट में डिफरेंट इंडाइसिस ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है। इस पूरे इंडाइसिस के बेस में आप 3 ईयर्स के अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो इट्स क्लियरली विजिबल कि निफ्टी 50 और निफ्टी 100 ने इन 3 ईयर्स के बेसिस पे काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, जहां पर हम सभी को पता है कि लार्ज कैप कंपनीज ने ऐसा कोई रिटर्न्स नहीं दिए लास्ट 3 to 4 ईयर्स में, और इसके अगेंस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जिस वजह से उनमें हम वैल्यूएशन करेक्शन देख रहे हैं। और इस फंड का मैक्सिमम लार्ज कैप में अपनी इतनी बड़ी होल्डिंग को रखना, ये चीज हमें इंडिकेट करता है कि गोइंग फॉरवर्ड फंड के जो रिटर्न्स है वो हमें पहले के मुकाबले स्टेबल देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट पार्ट कि इस फंड का जो हमने अग्रेसिव इन्वेस्टिंग स्टाइल देखा, जहां पर इनका पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन काफी ज्यादा था, इस वजह से इन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स तो दिए जब हमें बुल मार्केट देखने को मिला। पर बियर मार्केट में यही सारी सिनेरियोज इनको बैकफायर भी करे, प्लस जब फंड के केस में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो इन सारी सिनेरियोज ने फंड के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी। तो ऐसे में इस पूरी सिनेरियो से हमें क्या समझ में आता है? तो सबसे पहला पॉइंट तो यही कि अगर किसी फंड के केस में पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है, तो ऐसे में मार्केट जब अच्छे चल रहे होते हैं तो ऐसे में तो फंड हो सकता है आपको अपने कंपेटिटर्स के अगेंस्ट काफी अच्छे रिटर्न्स दे, पर यहाँ पर आपको ये मेक श्योर करना है कि ये फंड में आपको उतना ही बड़ा ड्रॉडाउन देखने को मिल सकता है जब मार्केट में आपको ये जो बुल रन का सिनेरियो है वो चेंज होता हुआ देखने को मिले। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वांट एज एन एएमसी मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर थी, और हो सकता है जो अभी जिस एएमसी के फंड्स में आप इन्वेस्ट किए हो वो भी पॉपुलर हो, पर इस केस में स्टिल आपको अपने पोर्टफोलियोज में डिफरेंट एएमसीज के अगर आप फंड का कॉम्बिनेशन रखते हो और उसको डाइवर्सिफाई करके रखते हो अमंग एएमसी, तो ऐसे में आपके पोर्टफोलियो में रिस्क कम हो जाता है। बिकॉज अगर किसी एएमसी या फिर किसी फंड हाउस के रिगार्डिंग कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट में आती है तो उससे सेंटिमेंटल जो प्रेशर क्रिएट होता है, उससे बाकी फंड्स भी अंडर परफॉर्म दिखाते हैं और उनके पोर्टफोलियोज के रिटर्न्स फॉल होते हैं, जो कि एक तरीके से रिपल इफेक्ट आपके पोर्टफोलियोज में क्रिएट कर सकता है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है कि हो सकता है कि किसी एक नेगेटिव सेंटीमेंट या न्यूज के चलते शॉर्ट टर्म में आपके पोर्टफोलियोज के जो रिटर्न्स है उनमें आपको करेक्शन भी देखने को मिले। पर ऐसे में आप शॉर्ट टर्म के 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर के करेक्शन को नहीं देखना है, बल्कि एटलीस्ट आपको 3 ईयर्स के बेसिस पे अपने फंड को कंपेयर करना है और ये देखना है कि क्या उस फंड ने अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट बेटर परफॉर्मेंस दी है या नहीं। अगर वो बेंचमार्क से बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है 3 ईयर्स के बेसिस पे, तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करे हुए हो और आपको पास से बेटर रिटर्न्स मिले हैं तो इमीडिएटली आपको उसमें शिफ्ट कर देना चाहिए। अब इधर एट द एंड उन लोगों की बात करते हैं जो कि ऑलरेडी क्वांट के फंड में इन्वेस्टेड है। तो एक आंसर तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है कि अगर आपके लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स अभी फंड में अच्छे हैं तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि अभी से आपने पूरे पोर्टफोलियो को इमीडिएटली दूसरे फंड में शिफ्ट करो, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि सेबी का जो रूलिंग है वो अभी तक कोई अगेंस्ट नहीं आया है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बट यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हो कि आपकी जो फ्रेश एसआईपीज है उनको कुछ टाइम के लिए आप होल्ड कर सकते हो जब तक सारी जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं हो जाती। अब इसके अगेंस्ट अगर आपका केस ऐसा है कि आपको नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में अपने पैसों को विड्रॉ करने की जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे में फंड के केस में अगर नेगेटिव रूलिंग आती है यानी फंड के फेवर में रूलिंग नहीं आती है तो फंड में और भी बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो इन दैट केस आप कंसीडर कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट को धीमे धीमे दर से विड्रॉ करना। एंड लास्टली अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो तो अगेन ये बेटर होगा कि फंड का ये पूरा ही सिनेरियो पहले क्लियर आउट हो जाए, फिर इसमें आप कोई डिसीजन लो। बट अगेन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।